नमस्कार दोस्तों, आरएमएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे आरएमएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपको अपने स्पेशल एजुकेशन से संबंधित जो बच्चे डीएड स्पेशल एजुकेशन के अंदर कर रहे हैं, सेकेंड ईयर का कोर्स हमारा इस समय चल रहा है। आईडीडी वाले स्पेशलाइजेशन वाले जो बच्चे हैं उनके लिए डीएड विशेष शिक्षा आईडीडी वाले जो स्टूडेंट हैं उनका हमारा जो सिलेबस चल रहा है उसमें लगभग हमारे 3 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम पेपर नंबर 12 पाठ्यक्रम 12वां जो पेपर है, आपका पेपर का नाम है उच्च समर्थन आवश्यकताओं वाले समूहों का प्रबंधन। इस पेपर को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और आप सभी, अभी आपकी परीक्षाएं नज़दीक हैं। आपको पता है जून में आपके 20 जून के बाद आपके पेपर होने वाले हैं, तो आप अपनी तैयारी धीरे धीरे अपनी तैयारी बनाए रखें और जैसा आपको जितनी क्वेश्चंस आप तैयार कर सकते हैं उसमें जो चीज़ आपको समझ में आ रही है वो चीज़ आप क्लियर कर लें। पहले जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है उसको थोड़ा साइड हटा के चलें और पॉइंट टू पॉइंट वाली चीज़ों को अपन ज़्यादातर पढ़ लें। ठीक है, तो चलिए अपन चालू करते हैं। तो इसकी सबसे पहले अपन फर्स्ट यूनिट जो है वो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे और फर्स्ट यूनिट के अंदर आपको उच्च समर्थन आवश्यकता वाले समूहों को समझना, इसके बारे में जो है हम बात करते हैं। इसमें आपकी सबसे पहले परिभाषा, विवरण और समझ का उच्च समर्थन आवश्यकता, गंभीर और गंभीर विकलांगताओं के बारे में अपन पढ़ेंगे। इसके बाद उच्च समर्थन आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों के साथ काम करना, ताकत, मुद्दे और चुनौतियां क्या क्या हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद विभिन्न चरणों में सहायता और समर्थन की अवधारणा के लिए उच्च सहायता आवश्यकता वाले व्यक्ति, बचपन, किशोर अवस्था और वयस्कता, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। समर्थन के स्तर, सीमित, रुक कर, व्यापक और व्यापक। उच्च समर्थन आवश्यकता वाले समूहों के लिए सेवा के रास्ते, ये सारी चीज़ें हम फर्स्ट यूनिट के अंदर पढ़ने वाले हैं। और सबसे पहले अपन आ जाते हैं यूनिट नंबर 1.1। यूनिट नंबर 1.1 के अंदर आपको पढ़ना है उच्च समर्थन आवश्यकताओं, गंभीर विकलांगताओं की परिभाषा और विवरण और समझ। मतलब अपन गंभीर विकलांगता वाले बच्चों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो विकलांगता है, विकलांगता में जो बौद्धिक विकलांगता है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, आईडीडी स्पेशलाइजेशन जो हमारा है, तो बौद्धिक विकलांगता के अंदर हमारी जो विकलांगता है इसके प्रकार होते हैं आईक्यू लेवल के आधार पर। सबसे पहले हमको बच्चे का आईक्यू लेवल निकालना होता है और आईक्यू लेवल के आधार पर हम बच्चे को विभाजित करते हैं कि ये कौन सी विकलांगता के अंदर आता है। तो यहाँ पर हम गंभीर विकलांगता के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। कौन सी विकलांगता? गंभीर विकलांगता के बारे में अपन अध्ययन करने वाले हैं। विकास संबंधी विकलांगताओं में विकासशील तंत्र के विकारों के परिणाम स्वरूप होने वाली कार्य संबंधी सीमाएं शामिल हैं। ये सीमाएं शैशव अवस्था, बचपन के दौरान विकासात्मक मील के पत्थर तक पहुंचने में देरी, अनुभूति, मोटर प्रदर्शन, दृष्टि, श्रवण और भाषण और व्यवहार सहित एक या एकाधिक डोमेन में कार्य करने की कमी के रूप में प्रकट होती हैं। तो हम आगे इसमें गंभीर जो हमारी विकलांगता है उसके बारे में अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। गंभीर विकलांगता वाले लोग निम्नलिखित विकलांगताएं मानी जाती हैं। गंभीर बौद्धिक विकलांगता, जिसे मानसिक मंदता कहा जाता है, ये क्या है कि ऑटिज्म, बहरा, अंधता और विकलांगता वे महान शिक्षा, व्यवहारिक, व्यक्तिगत, सामाजिक, शारीरिक और संवेदी चुनौतियां प्रस्तुत करते हैं और उन्हें व्यापक समर्थन की आवश्यकता होती है। इनको व्यापक समर्थन की आवश्यकता होती है, ये आपको पता है, क्योंकि ये जो गंभीर विकलांग बच्चे होते हैं इनको हमें अधिक से अधिक सहायता की जरूरत होती है। जो यहाँ पर आपको दिया गया है कि इनको व्यापक समर्थन की आवश्यकता होती है। यदि अपन उदाहरण के लिए बात करें तो संबंधित सेवा प्रदाता, पैरा प्रोफेशनल, सहकर्मी, शिक्षक, इसके अतिरिक्त इनमें से कई व्यक्तियों को गंभीर चिकित्सा
स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता हो सकती है और वे चिकित्सा प्रौद्योगिकी जैसे मैकेनिकल वेंटिलेटर, गैस्ट्रिक फीडिंग ट्यूब पर निर्भर हो सकते हैं। यदि अपन ऐतिहासिक रूप से बात करें तो गंभीर विकलांगता वाले लोग सबसे अधिक अवमूल्यन सताए गए हाशिए पर रहने वाले लोगों में से कुछ रहे हैं। ये क्या है कि अवमूल्यन वाले हैं, सताए गए हैं और हाशिए पर रहने वाले लोग हैं। हाशिए पर रहने वाले लोग मतलब ये जो गंभीर विकलांगता वाले बच्चे होते हैं, इनकी जो बौद्धिक स्तर जो होता है वो बहुत ही नीचे होता है, इसलिए उनकी सीखने और समर्थन की आवश्यकताओं के कारण गंभीर विकलांगता वाले छात्रों और वयस्कों के लिए उम्मीदें कम रही हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उनके पास जानकारी प्राप्त करने, संसाधित करने और लागू करने और स्वतंत्रता या योग्यता का वास्तविक स्तर हासिल करने की योग्यता जो है वो नहीं होती है। मतलब उनकी जो सीखने की क्षमता होती है वो बहुत ही कम होती है, सीखने की क्षमता बहुत कम होती है। इसमें अपन को गंभीर बौद्धिक विकलांगता की पहचान क्या है ये अपन को इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर ये चीज अपन को आनी चाहिए, ये अपन इम्पोर्टेंट तरीके से इसको पढ़ के रखें, ठीक है ना, कि गंभीर विकलांगता वास्तविक रूप से होती क्या है। तो अपन को देखना है कि यहाँ पर गंभीर विकलांगता जो होती है वो IQ लेवल से निर्धारित होती है और IQ लेवल उनका 20 से 34 तक होता है। IQ लेवल उनका 20 से 34 तक होता है। यदि किसी भी स्टूडेंट का IQ लेवल 20 से अधिक और 34 से तक है, मतलब 35 से कम है, तो वो बच्चा जो है वो गंभीर बौद्धिक विकलांगता के अंदर आता है। इसमें दूसरी बात होती है कि ये विकास में काफ़ी देरी हो जाती है। अब देखिए आपका IQ लेवल जो होता है ये आपका दो चीज़ों पर निर्धारित होता है, ये दो चीज़ों पर निर्धारित होता है, एक व्यक्ति की वास्तविक आयु और एक व्यक्ति की मानसिक आयु। एक तो व्यक्ति की होती है क्या वास्तविक आयु और एक होती है मानसिक आयु। यदि व्यक्ति की वास्तविक आयु जो है और मानसिक आयु यदि ये सेम है तो इसका मतलब है कि बच्चा सही चल रहा है। यदि मानसिक आयु अधिक है, वास्तविक आयु कम है, तो उसका IQ लेवल और तेज हो जाता है। लेकिन यदि इसकी वास्तविक आयु अधिक हो गई है, मानसिक आयु उसकी डाउन है, कम है, तो उसका IQ लेवल भी क्या होता है, डाउन आता है। तो यदि हमको इसका माना कि किसी बच्चे का IQ लेवल अपन को निकालना है, किसी बच्चे का IQ लेवल यदि अपन को निकालना है तो अपन को जो है उसकी मानसिक आयु जो होती है, मानसिक आयु, ठीक है ना, इसमें अपन को वास्तविक आयु का भाग देना होता है और मल्टीप्लाई करना होता है 100 से। माना कि यदि किसी भी बच्चे की मानसिक आयु जो है वो 25 वर्ष है और उसकी वास्तविक आयु 20 वर्ष है, तो अपन को इससे गुना करना होगा 100 से। इससे अपन 5 बार गुना काट देंगे और 25 पंजा 125 उसका क्या हो जाएगा, IQ लेवल उसका हो जाएगा। कहने का मतलब जो बच्चा है उसकी मानसिक आयु जो है वो ज़्यादा है, मतलब बच्चे का दिमाग ज़्यादा विकसित हो गया है। और वास्तविक आयु अपन की ओरिजिनल आयु होती है जो डेट ऑफ बर्थ से डिसाइड की जाती है, लेकिन मानसिक आयु जो होती है वो आपकी क्या होती है, आपकी मस्तिष्क की आयु होती है। कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि कोई भी बच्चा जो होता है वो उम्र में बहुत छोटा होता है लेकिन दिमाग के बड़े बड़े कार्य वो करता है। इसका मतलब है उसका दिमाग तेज है, उसकी जो मानसिक आयु है वो ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये सूत्र को आप ध्यान रखो, ये सूत्र आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। IQ लेवल यदि आपको किसी बच्चे का निकालना है तो उसका IQ लेवल बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 आपको करना पड़ेगा, आपको उसकी मानसिक आयु निकल के आ जाएगी। तो विकास में इनके में काफ़ी देरी होती है, मतलब इनका विकास जो होता है वो बहुत स्लो तरीके से होता है। यदि स्लो तरीके से किसी का मानसिक विकास हो रहा है इसका मतलब है वो गंभीर बौद्धिक विकलांगता है। भाषण समझता है लेकिन संवाद करने की क्षमता कम है। भाषण समझता है, माना कि मैं उस बच्चे से कुछ कह रहा हूँ, उसके सामने भाषण दे रहा हूँ, इसका मतलब वो भाषण को तो समझ जाता है
मेरी बातों को सुनता है, लेकिन वो मुझसे संवाद नहीं कर पाता है, मुझसे वो बातें नहीं कर पाता है। इसका मतलब है कि वो गंभीर रूप से विकलांग है, बौद्धिक विकलांग है। दैनिक दिनचर्या सीखने में सक्षम, दैनिक दिनचर्या को वो क्या है कि सीख सकता है, मतलब दैनिक कार्य जो होते हैं उन दैनिक कार्यों को वो आराम से कर लेता है, लेकिन वो ज्यादा बड़े कार्य या अपने दिमाग से कोई काम नहीं कर पाता है। बहुत ही सरल आत्म देखभाल सीख सकते हैं, बहुत ही सरल आत्म देखभाल, आत्म देखभाल मतलब खुद की देखभाल से संबंधित जो चीजें हैं, उन बातें हैं, उनको वो सीख सकता है, उनको देख सकता है। सामाजिक स्थितियों में प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण की आवश्यकता है, सामाजिक स्थितियों में प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण की मतलब आपको डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन की आवश्यकता होगी, डायरेक्ट आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा बच्चे को सीधा ही। यदि आप डायरेक्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उसकी जो विकलांगता है उसको आप पहचान सकते हैं। बौद्धिक विकलांगता से पीड़ित 3 या 4% लोग ही गंभीर श्रेणी में आते हैं, मतलब ज्यादा लोग गंभीर श्रेणी में नहीं होते हैं। आपको ध्यान रखना है कि 3 से 4%, मतलब यदि 100 लोग गंभीर बीमारी से, गंभीर विकलांगता से ग्रसित हैं, बौद्धिक विकलांगता से, तो उनमें से 3 से 4 लोग जो हैं वो, यदि आपके 100 लोग जो है वो बौद्धिक विकलांगता से ग्रसित है, किससे? बौद्धिक विकलांगता से, तो उनमें से 3 से 4 लोग ऐसे हैं जो गंभीर हैं। 3 से 4 लोग कैसे हैं? गंभीर हैं, मतलब 3 से 4% लोग गंभीर श्रेणी में आते हैं। ये लोग केवल सबसे बुनियादी स्तरों पर ही संवाद कर सकते हैं, ये सभी स्व देखभाल गतिविधियों को स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते, उन्हें दैनिक पर्यवेक्षण और समर्थन की आवश्यकता होती है। दैनिक पर्यवेक्षण मतलब आपको ऐसे बच्चों को रोजाना ही आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, रोजाना ही सारी चीजें सिखानी पड़ेगी। जिस बच्चे को आज आपने कोई चीज सिखाई वो बच्चा उस चीज को हो सकता है उस कार्य को कल भूल जाए, तो इनको रोजाना अपन को ऑब्जर्व करना होता है। अब बात आती है गहन बौद्धिक विकलांगता। गहन, देखिए गंभीर है ये, अब अपन बात कर रहे हैं गहन की, और गहन का आईक्यू लेवल जो होता है वो 20 से कम होता है भैया, 20 से कम, मतलब ये इससे भी बुरी है। यहाँ तो 20 से 34 तक है, लेकिन ये इससे भी डाउन है, मतलब यदि किसी भी बच्चे का आईक्यू लेवल 20 से कम है तो वो बच्चा जो है वो गहन बौद्धिक विकलांग कहलाएगा। सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण विकासात्मक देरी, सभी क्षेत्रों में इसके में क्या होता है? विकासात्मक देरी होती है। कहने का मतलब जो उसका दिमाग है उसमें प्रत्येक क्षेत्र में विकास होने में उसको क्या है? देरी हो जाती है, मतलब लेट से उसका विकास हो पाता है हर चीज में। अगला पॉइंट इसका रहेगा स्पष्ट शारीरिक जन्मजात असमानताएं। स्पष्ट शारीरिक और जन्मजात असमानताएं भी इसके अंदर हो सकती हैं, मतलब सामान्य बातों से कुछ हट करके भी इसमें हो सकता है। कड़ी निगरानी की आवश्यकता, कड़ी निगरानी की आवश्यकता भी होती है इसके अंदर। आपको ऐसे बच्चे की कड़ी निगरानी रखनी पड़ेगी, ऐसे बच्चे की आपको कड़ी निगरानी रखनी पड़ेगी। स्व देखभाल गतिविधियों में सहायता के लिए परिचारक की आवश्यकता होती है। स्व देखभाल गतिविधियों में सहायता के लिए परिचारक की आवश्यकता होती है, मतलब उसकी खुद की जो देखभाल संबंधी गतिविधि है उसमें भी उसको जो सहायक, किसी सहायक की आवश्यकता इसके अंदर होती है। शारीरिक और सामाजिक गतिविधियों पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं, शारीरिक और सामाजिक गतिविधियों पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ये स्वतंत्र जीवन जीने में सक्षम नहीं, यदि आप इनसे कहो कि आप अपना जीवन स्वतंत्र रूप से जी सकते हैं तो ये उस कार्य में सक्षम नहीं है, मतलब खुद से स्वतंत्र रूप से अपना जीवन ये नहीं जी पाते हैं। कौन? गहन बौद्धिक अक्षमता वाले लोग। गहन बौद्धिक विकलांगता वाले लोगों को 24 घंटे सहायता और देखभाल की आवश्यकता होती है, क्योंकि आपको पता है कि इनका आईक्यू लेवल आपको पता है 20 से कम होता है, मतलब इनका दिमाग बिल्कुल ही डाउन होता है, बिल्कुल ही इनका बौद्धिक स्तर जो है वो बहुत गिरा हुआ होता है।
वे दैनिक जीवन के सभी पहलुओं के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। उनकी संचार क्षमता बेहद सीमित होती है। अक्सर इस श्रेणी के लोगों में अन्य शारीरिक सीमाएं भी होती है। बौद्धिक विकलांगता वाले लगभग 1 से 2% लोग इस श्रेणी में आते हैं। कितने? 1 से 2। यदि गंभीर की बात करेंगे तो 3 से 4%, गहन की बात करेंगे तो 1 से 2% बच्चे ऐसे होते हैं जो गहन विकलांगता के अंदर आते हैं, मतलब इसके अंदर आते हैं। हालांकि नए DSM-5 के अनुसार गंभीर सामाजिक दुर्बलता वाले किसी व्यक्ति, उदाहरण के लिए वे मध्यम श्रेणी में आते हैं, हल्की श्रेणी में रखा जा सकता है क्योंकि उनका IQ 80 या 85 है। DSM-B के लिए मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों को व्यक्ति की दैनिक जीवन और कौशल गतिविधियों की को करने की क्षमता के मुकाबले IQ स्कोर का वजन करके हानि के स्तर का आकलन करने की आवश्यकता होती है। आपको केवल और केवल देखिए 2-3 चीजों का ध्यान रखो। माना कि गहन की बात आती है तो इसको ध्यान रखो। एक इसमें हमने पूर्व में पढ़ा है, इसका IQ लेवल 20 से कम होता है, ठीक है ना। एक चीज आपने ये ध्यान रख ली कि इसमें से गहन बौद्धिक विकलांगता वाले जो बच्चे होते हैं 1 से 2% बच्चे होते हैं। ये आपकी 1.1 यूनिट के अंदर था। अब अपन को 1.2 यूनिट के अंदर पढ़ना है उच्च समर्थन आवश्यकता वाले व्यक्तियों के साथ काम करना, ताकत, मुद्दे और चुनौतियां। 3 बिंदुओं पर अपन को बात करनी है, ताकत, मुद्दे और चुनौतियां। गंभीर विकलांगता शब्द कामकाज के एक या अधिक क्षेत्रों में कमी को संदर्भित करता है जो किसी व्यक्ति के प्रमुख जीवन गतिविधियों के प्रदर्शन को महत्वपूर्ण रूप से विकसित कर देता है। गंभीर विकलांगता के लेवल में निम्नलिखित में से एक या अधिक क्षेत्रों को चुनौतियां शामिल हो सकती हैं। कौन कौन से क्षेत्रों की चुनौतियां शामिल हो सकती हैं? जैसे अनुभूति, मतलब इनको किसी भी प्रकार की अनुभूति नहीं होती है। अनुभूति का मतलब होता है खुद के अंदर किसी कार्य के बारे में चेतना जागृत होना, तो इनके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। तो अनुभूति इनके अंदर नहीं होती है। दूसरी बात संचार। संचार मतलब ये अपनी बातों का आदान प्रदान नहीं कर पाते हैं, ये आपसे संवाद नहीं कर पाएंगे, आपको अपनी बात नहीं बता पाएंगे, आप जो अपनी बात इनको बताओगे तो उसको भी ये नहीं समझ पाएंगे। गतिशीलता, सकल मोटर कौशल, गतिशीलता भी इनके अंदर नहीं होती है या न के बराबर होती है, गतिशीलता इनके अंदर नहीं होती है। फाइन मोटर स्किल, मोटर स्किल का भी इनके अंदर बिल्कुल कुछ भी नहीं होता है क्योंकि आपको पता है इनका IQ लेवल बहुत ही डाउन होता है। स्वयं सहायता कौशल, इनको खुद की सहायता का कौशल भी इनके पास नहीं होता है, खुद की सहायता के लिए भी इनको दूसरे व्यक्ति की एक सहायक की आवश्यकता होती है। सामाजिक भावनात्मक कौशल, ना ही इसको समाज के बारे में जानकारी होती है, ना ही इनके अंदर ऐसी कोई भावनाएं होती हैं जिन भावनाओं से ये अपनी कार्य को, अपनी बातों को दूसरे के साथ रख सके। और अनुकूल व्यवहार, इनका व्यवहार भी अनुकूल नहीं होता है। श्रवण बाधित, श्रवण बाधित मतलब ये सुनने में भी सक्षम नहीं होते हैं, मतलब इनकी सुनने की क्षमता भी क्या होती है? बाधित होती है, मतलब इनको सुनने में भी प्रॉब्लम है। दृश्य हानि और अंत में स्वास्थ्य हानि। दृश्य हानि और स्वास्थ्य हानि मतलब देखने में भी प्रॉब्लम है और इनको बीमारी भी होती है, मतलब स्वास्थ्य की भी इनको हानि होती है। ज्यादातर इनका जो स्वास्थ्य है वो डाउन रहता है। गंभीर विकलांगताओं की यह परिभाषा अस्पष्ट है, लेकिन यह स्कूल प्रणालियों द्वारा उपयोग की जाने वाली आधिकारिक परिभाषा को दर्शाती है। वास्तव में गंभीर विकलांगता के रूप में वर्गीकृत छात्र क्षमताओं और जरूरतों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित करते हैं जिन्हें स्कूल की टीम को संबोधित करना चाहिए। इनकी जो डेफिनेशन है, इसको हमारी जो स्कूल की टीम है उसको संबोधित करना चाहिए, उनके द्वारा इसको बताया जाता है, उनके द्वारा बच्चे की स्थिति को देखा जाता है। यहाँ पर अपन पढ़ेंगे किसी विकलांग बच्चे का समर्थन करने, उसका पालन पोषण करने या उसे शिक्षित करने के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है। यदि आप उस बच्चे को क्या करना चाहते हैं, उसका पालन पोषण करना चाहते हैं, उसको शिक्षित करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या जरूरी है। तो देखिए कौन सी व्यक्तिगत विकलांगताएं शामिल हैं, ये अपन को ध्यान रखना है कि इसके अंदर कौन सी व्यक्तिगत विकलांगताएं शामिल हैं। व्यक्तिगत विकलांगताएं कौन सी हैं, प्रत्येक विकलांगता कितनी गंभीर या मध्यम या हल्की है,
और जितनी भी इसके अंदर विकलांगता हैं आपने देखी, एक है, जैसे आपने यहाँ पर देख ली, एक है, दो है, तीन है, कितनी भी विकलांगताएं इसके अंदर हैं, तो वो विकलांगताएं कितनी गंभीर हैं, मध्यम श्रेणी में है या हल्की में है या गंभीर श्रेणी में है, मतलब कौन सी श्रेणी की आपकी विकलांगता से ग्रसित बच्चा है। प्रत्येक विकलांगता सीखने और दैनिक जीवन को कैसे प्रभावित कर सकती है। प्रत्येक विकलांगता सीखने और दैनिक जीवन, ये दो चीजों को किस प्रकार से प्रभावित कर रही है, ये भी हमको पता होना चाहिए, इसका भी हमको ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। कानून के अनुसार स्कूलों को कम से कम प्रतिबंधात्मक माहौल में मुफ्त और उचित सार्वजनिक शिक्षा प्रदान करना आवश्यक है। मतलब आपको सार्वजनिक शिक्षा देनी पड़ेगी उन बच्चों को। सार्वजनिक शिक्षा मतलब सभी बच्चों का ध्यान में रखते हुए, सभी बच्चों के IQ लेवल को ध्यान में रखते हुए उनको आपको शिक्षा देनी पड़ेगी। गंभीर विकलांगता वाले छात्र अक्सर कई प्रकार के पेशेवरों से सेवाएं प्राप्त करते हैं। कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं, मतलब किस किस से ये अपनी सेवाएं प्राप्त करते हैं, किस किस से इनको सहयोग प्राप्त होता है। तो सबसे पहली बात आ गई भौतिक चिकित्सक। यदि इनको कोई भी बीमारी हो जाएगी तो भौतिक चिकित्सक इनकी क्या करेगा, सेवा करेगा, या उनके भौतिक चिकित्सक के द्वारा इनका इलाज किया जाएगा। एक व्यावसायिक चिकित्सक होता है, व्यावसायिक चिकित्सक इनको व्यावसायिक चिकित्सा करता है। दृष्टिबाधितों के शिक्षक जो अपन के BI शिक्षक जो होते हैं, अपन के BI शिक्षक जो होते हैं, BI शिक्षक इनको क्या करते हैं, इनका सहयोग करते हैं। एक बाक चिकित्सक, यदि आपको बोलने संबंधी कोई प्रॉब्लम है तो बोलने संबंधी प्रॉब्लम की ये जो चिकित्सक होते हैं बाक चिकित्सक, वो इनकी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अनुकूली प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ, अनुकूली प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ, प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिक, ठीक है ना, तो ये औद्योगिक संबंधी जो विशेषज्ञ होते हैं इनको अनुकूल उद्योगों संबंधी जानकारी देते हैं। अभिमुखीकरण एवं गतिशीलता विशेषज्ञ, व्यवहार विशेषज्ञ, ये अपन के व्यवहार, सामाजिक व्यवहार के बारे में आपको बताएंगे, परिवार का व्यवहार, और एक देखभाल करना कि एक बच्चा खुद की देखभाल किस प्रकार से कर सकता है। तो इन चीजों की क्या है, इन बच्चों को सेवा की जरूरत होती है, इन चीजों की सहयोग की आवश्यकता बच्चों को होती है। अब बात आएगी ताकत। ताकत क्या है? विकलांग व्यक्ति अक्सर स्वस्थ होते हैं और विकलांगता को बीमारी से अलग किया जाना चाहिए। चिकित्सा मॉडल में विकलांगता को एक कमी या बीमारी के रूप में देखा जाता है जिसे दूर करने की आवश्यकता होती है। हालांकि विकासात्मक विकलांगता वाले व्यक्तियों के पास शक्ति और चुनौती और समर्थन आवश्यकताओं की एक विस्तृत श्रृंखला होती है। मतलब आप देखिए विकलांग व्यक्ति हमें अक्सर क्या होते हैं, स्वस्थ होते हैं, लेकिन स्वस्थ तो हैं लेकिन उनको विकलांगता की बीमारी है। विकलांगता की बीमारी है मतलब किसी न किसी प्रकार से कोई डिसेबिलिटी से वो ग्रसित है, कोई ना कोई डिसेबिलिटी से वो क्या है, ग्रसित है। तो इस डिसेबिलिटी से विकलांगता को एक कमी या बीमारी के रूप में देखा जाता है कि ये विकलांगता जो है इस व्यक्ति की या तो कमी है या इस व्यक्ति की क्या है, बीमारी है। तो इसके रूप में इसको देखा जाता है। अब इसके आवास और पहुंच, कार्यात्मक सीमाओं के बावजूद उचित चिकित्सा देखभाल, आवास और निर्णय लेने सहायता के साथ विकासात्मक विकलांगता वाले व्यक्ति अपने घरों और समुदाय में गुणवत्तापूर्ण जीवन जी सकते हैं। विकलांग बच्चों के लिए काफ़ी प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं कि उनकी देखभाल की जाती है, उनको आवास की सुविधा दी जाती है, निर्णय लेने की शक्ति उनको दी जाती है, और ये विकलांग व्यक्ति जो होते हैं वो अपने घर और समुदाय में अपना अच्छा जीवन जी सकते हैं, एक गुणवत्तापूर्ण जीवन जो है वो जी सकते हैं। आपको पता है आवास की व्यवस्था हमारी सरकार के द्वारा भी की गई है। आपने RCI का नाम सुना है, रिहेबिलाइजेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, वो हमारे पुनर्वास की व्यवस्था करती है और पूरे भारत के अंदर बहुत अधिक संख्या में स्पेशल स्कूल मौजूद हैं जहां पर ऐसे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है और उनका रहना, खाना पीना, उनका मेडिकल वगैरह सारी सुविधाएं उनको वहां पर निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। संचार और समर्थित निर्णय लेने का दृष्टिकोण, संचार और समर्थित निर्णय लेने का दृष्टिकोण, इसमें अपन को देखना है संचार और समर्थित। संचार का मतलब जो विकलांग व्यक्ति है, जो किसी न किसी प्रकार से डिसेबल है,
वो संचार की उसकी क्या व्यवस्था है, वो संवाद कैसे करता है लोगों से। तो संचार रोगी देखभाल की नींव है। संचार में भाषण, सांकेतिक भाषा, लेखन, पत्र बोर्ड, ध्वनि आउटपुट उपकरण, चित्र, चेहरे के भाव, हाव भाव, स्वर, व्यवहार शामिल हो सकते हैं। ये सारी चीजें अपन की किसके अंदर आती है, संचार और समर्थित निर्णय। जैसे संचार में भाषण, सांकेतिक भाषा, जैसे कोई बच्चे अपन के क्या होते हैं, मूक बधिर बच्चे होते हैं, मतलब जो हमारे HI कैटेगरी के बच्चे होते हैं, तो HI कैटेगरी के बच्चों को हम सांकेतिक भाषा में क्या होते हैं, उनको सारी चीजें करवाई जाती हैं। लेखन कार्य, पत्र बोर्ड, ध्वनि आउटपुट उपकरण, चित्र, चेहरे के भाव, हाव भाव, स्वर और व्यवहार, ये सारी चीजें इसके अंदर क्या होती है, शामिल होती है। चिकित्सक को पहले रोगी के इरादे पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उदाहरण के लिए सभी गतिविधियों का मतलब संचार नहीं होता। सेरेब्रल पाल्सी या ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्तियों को गतिविधियों को नियंत्रित करने में कठिनाई हो सकती है। ये दो, जो सेरेब्रल पाल्सी और ऑटिज्म, ये दो आपके क्या हैं, ये डिसेबिलिटी हैं, ये विकलांगताएं हैं। और इन दोनों विकलांगताओं से कोई यदि बच्चा पीड़ित है तो ऐसे व्यक्तियों को गतिविधियों को नियंत्रित करने में कठिनाई होती है, मतलब उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, या कंट्रोल किया जाता है तो वो बहुत ही कठिन होता है। ये अनैच्छिक गतिविधियों आवेगपूर्ण हो सकती हैं और जड़ता के साथ कठिनाई को प्रतिबंधित कर सकती है। इसे बौद्धिक विकलांगता, रुचि की कमी, आक्रामक और अवज्ञा के रूप में गलत समझा जा सकता है। चिकित्सकों को अपने मरीजों से सीधे संवाद करना चाहिए, यहाँ तक कि उन लोगों से उनके बीच सीधे संचार या संज्ञानात्मक मतभेद है। मतलब एक डॉक्टर जो होता है आपका क्या होता है, डॉक्टर जो होता है, तो डॉक्टर से अपन का जो डिसेबल कोई भी बच्चा है, कोई भी विकलांग बच्चा है, उसका सीधा संवाद होना चाहिए। इनका जो संवाद है वो सीधा होना चाहिए। संवाद कैसा होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। अब अपन बात करते हैं यौन स्वास्थ्य की। यौन स्वास्थ्य से संबंधित भी हमारे जो डिसेबल बच्चे होते हैं ये काफ़ी परेशान होते हैं। विकासात्मक विकलांगता वाले व्यक्ति यौन संबंध बना सकते हैं और शादी कर सकते हैं और बच्चे पैदा कर सकते हैं। उनके पास यौन रुझानों की एक पूरी श्रृंखला है। ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्तियों में लिंग डिस्फोरिया विशेष रूप से आम पाया गया है और विकास संबंधी विकलांगताओं वाले वयस्कों को यौन शिक्षा और प्रजनन सेवाओं की पूरी श्रृंखला तक पहुंच प्राप्त करनी चाहिए। मतलब ऐसे बच्चों के जो भ्रमित कर रखा है लोगों ने कि भाई ऐसे बच्चे शादी नहीं कर सकते या ऐसे बच्चे जो हैं वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे बच्चे शादी कर सकते हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं और उनको यौन शिक्षा और प्रजनन सेवाओं के बारे में उनको पूरी सहायता उनकी की जानी चाहिए। उनको पूरी जानकारी जो है ऐसे बच्चों को दी जानी चाहिए। गंभीर गहन विकलांगताओं के साथ काम करने की रणनीति, मतलब यदि कोई बच्चा गंभीर और गहन विकलांगताओं से ग्रसित है और आप उसके साथ काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या रणनीति बनानी होगी, इसके बारे में भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। क्या रणनीति बनानी होगी? सबसे पहली रणनीति आपकी हो गई संशोधन करें। विकलांग छात्रों को अक्सर कक्षा में पर्याप्त संशोधन और समायोजन की आवश्यकता है। दो कार्यों की आवश्यकता आपको होती है कि आप विकलांग छात्रों को जब क्लास के अंदर पढ़ा रहे हैं तो संशोधन और समायोजन का कार्य आपको करना होता है, क्योंकि ये विकलांग बच्चे होते हैं, इनको विशेष आवश्यकता इस समय होती है अपनी अपने जगह पर अपने अपने कार्यों की। आवश्यकता अनुसार आंशिक भागीदारी की अनुमति दें। आवश्यकता अनुसार यदि बच्चे को आवश्यकता है तो उसको आंशिक भागीदारी की अनुमति हमको प्रदान करनी चाहिए। जैसे किसी भी कार्य में बच्चे को हमारी हेल्प की ज़रूरत है या किसी कार्य में बच्चा कोई भी अपनी तरफ से कोई संवाद करना चाहता है, अपनी तरफ से कुछ बोलना चाहता है, अपनी तरफ से कुछ करना चाहता है, तो उसको आंशिक भागीदारी की अनुमति देनी चाहिए। आंशिक मतलब उसको पूर्ण रूपेण हम उसके ऊपर जिम्मेदारी नहीं रख सकते, लेकिन उसको कुछ आंशिक रूप से हम जिम्मेदारी दे सकते हैं। आंशिक रूप से उसका हम अस्तित्व हमारे कार्य के अंदर ले सकते हैं।
इसके बाद हमारा आएगा अगला बिंदु है सहायक प्रौद्योगिकी। एटी पर विचार करें। सहायक प्रौद्योगिकी जो है इस पर भी हमको क्या करना चाहिए, विचार करना चाहिए। और इसमें क्या है कि कई विकलांग छात्रों के लिए एटी उपयुक्त है, यहाँ तक कि आवश्यक भी है। एटी के बिना ऐसे कई कार्य हो सकते हैं जिन्हें वे निष्पादित नहीं कर सकते या उन्हें निष्पादित करने में कठिनाई होगी। कंप्यूटर संबंधित वैकल्पिक संचार प्रणाली और संचार बोर्ड सहायक एटी के उदाहरण है। सहायक प्रौद्योगिकी की भी आवश्यकता इस बच्चे को होती है और इस पर भी हमको क्या करना चाहिए, विचार करना चाहिए। और बच्चे को यदि आवश्यक है तो इसका भी क्या करना चाहिए, अपन को इसकी उपयुक्त व्यवस्था करनी चाहिए। क्या विद्यार्थी को किसी अन्य प्रारूप में पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता है? डीईए की आवश्यकता है कि प्रिंट विकलांगता वाले छात्रों को सुलभ शिक्षण सामग्री प्रदान की जाए। प्रिंट विकलांगता वाले जो छात्र हैं उनको सुलभ शिक्षण मतलब ऐसी सामग्री अपन को प्रदान करनी चाहिए जो उनके लिए बहुत आसान हो, उनके लिए बहुत सुलभ हो। ऐसी कई अक्षमताएं हैं जो किसी छात्र की मुद्रित सामग्री का उपयोग करने की क्षमता को प्रभावित करती हैं। क्या आपके छात्र ऐसी कोई विकलांगता आपके छात्रों में है? अभ्यास करें और सुदृढ़ करें। मतलब बच्चे को किसी भी कार्य के लिए अपन को क्या प्रैक्टिस और सुदृढ़ करना होगा। क्या आपके छात्र की विकलांगताएं उसकी बौद्धिक कार्य प्रणाली को प्रभावित करती? यदि ऐसा है तो वह नई चीज सीखने में धीमा हो जाएगा और उस सीख को नई परिस्थितियों में लागू करने में कठिनाई होगी। ठोस बनो, सीखने और अभ्यास के लिए ढेर सारे व्यवहारिक अवसर दें। मतलब बच्चे को जब आप कोई भी नई चीज सिखा रहे हैं तो उसको पर्याप्त हमें अवसर देना होगा, पर्याप्त मौका देना होगा। और पर्याप्त मौका जब आप देंगे तो जो बच्चा है तो बच्चा अपनी उस चीज के प्रति क्या हो जाएगा, सुदृढ़ हो जाएगा। मतलब उसको वो अच्छी तरीके से कर पाएगा। कक्षा में संबंधित सेवाओं का समर्थन करें। छात्र की विकलांगताओं के आधार पर उसे विशेष शिक्षा से लाभ उठाने के लिए संबंधित सेवाओं की आवश्यकता हो सकती है। कक्षा में संबंधित सेवा का मतलब होता है कि जो हमारा विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है उस विशेष आवश्यकता वाले के बच्चे के लिए कौन सी सेवा की जरूरत है, कक्षा में कौन सी सेवा उसको चाहिए, तो उस सेवा को हमें उस बच्चे के लिए उपलब्ध कराना चाहिए। जैसे इसमें सेवाओं के नाम दिए गए हैं, बाक भाषा है, व्यावसायिक चिकित्सा है, भौतिक चिकित्सा है, अभिन्यास है, गतिशीलता की सेवाएं हैं। ये सारी चीज़ों की जो व्यवस्था है हमको बच्चे को करनी चाहिए। अगला पॉइंट है व्यवहार संबंधी समस्याओं का समाधान करें। विकलांगता होने से व्यवहार प्रभावित हो सकता है, विशेषकर विकलांगता के संयोजन से। यदि किसी बच्चे के अंदर डिसेबिलिटी है, कोई बच्चा बौद्धिक रूप से विकलांग है, तो उसका व्यवहार निश्चित रूप से चेंज हो सकता है, उसके व्यवहार में कुछ कमी आ सकती है। तो उसके व्यवहार को हमें, उसके व्यवहार की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करना चाहिए। मतलब उस बच्चे से ऐसे नहीं कि हम उसके व्यवहार का और गलत तरीके से जवाब दें, नहीं, हमें उसके व्यवहार का क्या करना चाहिए, समाधान करना चाहिए, उसकी समस्याओं को देखना चाहिए और उसका हमें सॉल्यूशन करना चाहिए। आपकी कक्षा में एक पैरा प्रोफेशनल, कुछ विकलांग छात्रों को किसी सहयोगी या पैरा प्रोफेशनल की सहायता की आवश्यकता होगी। यदि आपके छात्र के लिए ऐसा है तो इसे पैरा प्रोफेशनल के साथ काम करने के बारे में जानने में मदद मिलेगी। आपके साथ यदि कोई ऐसा विकलांग बच्चा है, उसको किसी सहयोगी की आवश्यकता है उसके साथ, तो सहयोगी या पैरा प्रोफेशनल वाला जो व्यक्ति है जो उसकी सहायता करेगा, यदि उस छात्र को इसकी आवश्यकता है तो उसको उसके साथ काम करना चाहिए। छात्र की स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करें। छात्र की स्वतंत्रता को भी हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। मतलब छात्र को अधिक से अधिक हम क्या करें, उसको स्वतंत्र रखें। ऐसे छात्र की मदद करना स्वाभाविक है जो किसी कार्य को अकेले करने के लिए संघर्ष कर रहा है, खासकर जब आप जानते हैं कि इसमें कोई विकलांगता शामिल है, लेकिन बच्चे के लिए अभी भविष्य में यथासंभव स्वतंत्र रूप से जीने की आवश्यक कौशल विकसित करना
महत्वपूर्ण है। यदि आपको लगता है कि ये बच्चा, कोई भी बच्चा किसी भी डिसेबिलिटी से डिसेबल है और आपको ऐसा लगता है कि इसको हमारी मदद की ज़रूरत है, तो ऐसे बच्चों की स्वतंत्रता से कार्य करने का कौशल उनके अंदर हमको विकसित करना चाहिए। समय आने पर परिवर्तन योजना का समर्थन करें। आइडिया के लिए आवश्यक है कि आईईपी टीमें और छात्र स्कूल से वयस्क दुनिया में छात्र के संक्रमण के लिए पहले से योजना बनाएं और परिवर्तन योजना के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है। मतलब हमको आईईपी की तरफ ध्यान देना चाहिए। आईईपी की तरफ ध्यान देने का मतलब उन बच्चों पर हमको ऐसी आईईपी तैयार करनी चाहिए कि उस बच्चे की हम हर संभव क्या है कि उसके शिक्षण में मदद कर पाएं। गंभीर विकलांगता वाले छात्रों को कैसे पढ़ाएं? तो इसमें सबसे पहली चीज हो गई व्यवस्थित निर्देश। व्यवस्थित निर्देश देकर हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको व्यवस्थित निर्देश जो व्यवहार विश्लेषण के सिद्धांतों से उत्पन्न होता है के पास समुदाय और दैनिक जीवन कौशल, स्पूनर, ब्राउनर और मिन्स 2011 ए के शिक्षण का समर्थन करने वाले 60 से अधिक वर्षों का एक मजबूत साक्ष्य आधार है। उदाहरण के लिए अपन मिलर और टेस्ट 1989 के मध्यम बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों के लिए कपड़े धोने के कौशल के अधिग्रहण पर लगातार समय की देरी और सबसे कम से कम दखल देने वाले संकेतों के प्रभावों की तुलना की। मतलब आप उस बच्चे के कार्यों की तुलना कर सकते हैं। जैसे इसमें एक उदाहरण दिया है कि छात्रों को कपड़े धोने का कौशल का अधिग्रहण किया गया और उसमें सबसे कम दखल देने वाले संकेत, मतलब हमने उसके कार्य में बिल्कुल दखल नहीं दिया और उन संकेतों को हमने देखा कि बच्चा इस कार्य को करने में कितना सक्षम हो रहा है, बच्चा इस कार्य को करने में कितना सक्षम हो रहा है। कौशल को परिभाषित करना। कौशल को हमको क्या करना पड़ेगा? परिभाषित करना पड़ेगा। मतलब कौशल को हमें बताना पड़ेगा कि कौशल होता क्या है। तो यहाँ पर अपन कौशल को परिभाषित करना, व्यवस्थित निर्देश का उपयोग करने में पहला कदम सिखाए जाने योग्य, मापने योग्य कौशल को परिभाषित करना है। व्यवहारों को असतत एक कदम या जंजीर के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। असतत व्यवहारों की एक श्रृंखला जो एक जटिल व्यवहार के बराबर होती है। अल्बर्टो और ट्राउटमैन 2009 जंजीर वाले कार्यों को, कार्य के घटकों को कार्य विश्लेषण के अलग अलग चरणों में तोड़कर सिखाया जा सकता है। मतलब यदि आपको कोई भी चीज़ ऐसी सिखानी है जिसको अपन चरणों में डिवाइड कर सकते हैं या उनको अपन पार्ट में, भागों में डिवाइड कर सकते हैं, तो उनको हमें भागों में, पार्टों में डिवाइड करके बच्चे को सिखाया जाना चाहिए। शैक्षिक कौशल, इस पद्धति को शैक्षिक कौशल पर भी लागू किया जा सकता है। कॉर्टेड, ब्राउनर, स्पूनर और डिवाइस 2010 ने शिक्षकों को पूछताछ आधारित विज्ञान निर्देश का उपयोग करके छात्रों को विज्ञान अवधारणाओं को सिखाने के कार्य का विश्लेषण के चरणों का पालन करना सिखाया। उन्होंने क्या कहा कि शिक्षकों को पूछताछ आधारित विज्ञान, मतलब पूछताछ आधारित जो शिक्षण है उस पर शिक्षकों को बल देना चाहिए और उनको पूछताछ आधारित शिक्षण प्रणाली से बच्चों को सिखाना चाहिए। आगे इनका डेटा संग्रहण। जब आप एक बार जब लक्ष्य और कौशल को असतत प्रक्रियाओं के सेट या कार्य विश्लेषण के रूप में परिभाषित किया गया तो इन प्रतिक्रियाओं को चल रही प्रगति की निगरानी के लिए डेटा शीट पर दर्ज किया जा सकता है। आप